हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं आयोनिक बॉन्ड में लैटिस एनर्जी का क्या रोल होता है, हाइड्रेशन एनर्जी का क्या रोल है। ठीक है, तो क्योंकि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है आयोनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी। तो इससे पहले पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने ज़्यादातर ये देखा था कि अगर हमें कई बार बोला जाए कि ये कंपाउंड आइसोमॉर्फस है, तो आइसोमॉर्फस अगर है तो अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में आयोनिक कंपाउंड जैसे नमक NaCl क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड है, और सॉलिड है तो सॉलिड की स्ट्रक्चर में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा, कोई रेंज में नहीं होगा, तो सॉलिड स्टेट होगा। और सॉलिड स्टेट में साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि आयोनिक कंपाउंड जो है, आयोनिक बॉन्ड में से Na+ है, तो Na+ की अगर एक फिक्स डिस्टेंस पर Cl- रखा हुआ है, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन में रखा हुआ हो, तो एवरी डायरेक्शन में उसका अट्रैक्शन इक्वल रहता है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शन होता है, और एक लैटिस स्ट्रक्चर होती है। सॉलिड है, सॉलिड है तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इस कारण से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, और एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, रेंज में नहीं होता। ओके, तो इसके अलावा अपन ने ये देखा था कि ये क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिक्स एक रेशियो होता है कैटाइन और एनाइन का। लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं होता कि एटम्स मिलके केमिकल बॉन्ड बनाए, कोवलेंट बॉन्ड से बनता है। तो यहाँ पे एक मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसके अलावा क्रिस्टलाइन है, ब्रिटल नेचर। ब्रिटल नेचर मतलब अगर अगर गिर जाता है तो वो बिखर जाएगा, मतलब उसको हिंदी में अपन बोलते हैं भंगुर प्रकृति, या इसको अपन बोलते हैं ब्रिटल नेचर। ओके, तो काफी अच्छा नाम है वैसे, ठीक है ना? तो ब्रिटल नेचर बोल दो या भंगुर प्रकृति बोल दो, हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग। तो आज हिंदी दिवस भी है, तो उस अकॉर्डिंग हिंदी भाषा में अपन इसको क्या बोलते हैं? भंगुर प्रकृति को, ब्रिटल को। आइसोमॉर्फस, तो जिनका भी क्या हो, आयोनिक स्ट्रक्चर सिमिलर हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर हो, उनको अपन बोलते हैं आइसोमॉर्फ। और उस फिनोमिनन को अपन बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ट्रिक क्या है पहचान की? अगर दो आपको कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे अपन ने पिछली क्लास में देखा था NaF या MgO, तो अगर आप इनके आयंस में इलेक्ट्रॉन देखोगे, Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन, F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इधर MgO में भी Mg+2। Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन? मैग्नीशियम 12, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने रह गए? 10। O-2 में भी कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो, या आयंस के नंबर सिमिलर हो, या आयंस एक जैसे दिख रहे हो, तो वो भी क्या होता है? आइसोमॉर्फ। इसके अलावा एक और था तरीका कि अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल हो, जैसे CuSO4.5H2O या ZnSO4.7H2O, ये जब भी हो, तो अगर इनमें सेम नंबर ऑफ अगर वाटर हो, तो वाटर के नंबर अगर वाटर के नंबर अगर सिमिलर हो, जैसे इनमें सिमिलर नहीं है, तो ये आइसोमॉर्फ नहीं होंगे। जिनमें भी सिमिलर मिलते हैं, जैसे ग्रीन विट्रॉल FeSO4.7H2O, एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, व्हाइट विट्रॉल, ये आइसोमॉर्फ है। लेकिन ब्लू विट्रॉल में क्या आता है? 5H2, तो ये आइसोमॉर्फ नहीं होता है। एलम्स जो होते हैं, एलम्स का फॉर्मूला जो होता है, बस मेटल चेंज होता है, K2SO4.Al2SO4.24H2। तो वहां पे भी क्रिस्टलाइन वाटर के नंबर सिमिलर होते हैं, तो एलम भी क्या होते हैं? आइसोमोर। क्या होते हैं? आइसोमोर। क्या? आइसोमोर। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी की क्यों क्यों जरूरत पड़ी? अगर हम आयोनिक कंपाउंड को, अगर जैसे नमक है, नमक को आप पानी में डालोगे तो वो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? KCl है, उसको अगर डालोगे तो वो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे पता चलाएंगे? ये पता लगता है अगर हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड को, NaCl है,
देखो अपन पीछे देखा था क्या, गैसियस, जहां अपन ने बॉन्ड हैबर साइकिल पढ़ा था इससे पिछले लेक्चर में, गैसियस आयन अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अगर वो 1 मोल आयोनिक सॉलिड बनाए तो उस दौरान एक एनर्जी रिलीज होती है, इसको अपन होता है लैटिस एनर्जी। 1 मोल गैसेस कैटायन, 1 मोल गैसेस एनायन attract to each other, then form 1 mole ionic solid. During this time, release energy is known as lattice energy. अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, उसी NaCl को ब्रेक कर दूं, तो बॉन्ड अपन जब तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, जैसा भी ये मार्कर है जो बेस को मैं ब्रेक करता हूं, तो ब्रेक करने में मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी, तो प्रोसेस का एंडोथर्मिक। तो अगर ये NaCl है, ये बनता है, उस समय तो एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी नेगेटिव। अगर ये NaCl को अगर अपन वाटर में डालते हैं तो NaCl टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। कलर चेंज करके भी देख सकते हैं। अगर अपन मान लो Cl माइनस को थोड़ा डिफरेंट चेंज कर देते हैं, तो NaCl है, वाटर में डालेंगे, तो जब ये टूटेगा उस समय एक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वो कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? ये लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो Na प्लस है, वाटर है अंदर पानी, तो वाटर के मॉलिक्यूल को अगर हम बताते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल में आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की En में डिफरेंस है। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो अपन क्या बोलेंगे? पोलर। तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल नेगेटिव पॉजिटिव, इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। अट्रैक्शन फोर्स कौन सा? ये आयन है, वो क्या है? डाइपोल। आयन डाइपोल बॉन्ड बनता है, और आयन डाइपोल बॉन्ड जब बनता है, यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल और भी ले सकते हो आप, तो ये जो बॉन्ड बनता है, आयन डाइपोल जब बॉन्ड बनता है वाटर के साथ, तो वाटर का मॉलिक्यूल उसका हाइड्रेशन करता है उस आयन का, और जब कोई हाइड्रेशन करता है या वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो जुड़ता है, तो जुड़ रहा है किसके लिए? सॉल्युबल करने के लिए, मतलब उसको एक्वस सॉल्यूशन में, उस आयन को एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल करने के लिए। स्टेबल मतलब सॉल्युबल हो रहा है, तो स्टेबल करने के लिए वो बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। यहाँ पे एक, जब ये बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? एक्सोथर्मिक। अब उससे व्हेन आयोनिक कंपाउंड dissolve in water, that time ions form ion dipole bond with water molecule. During this time, for solubility या for dissolution, these compounds release energy. That release energy is known as hydration energy. तो ये जो रिलीज एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी, ये क्या होगी? नेगेटिव में, एक्सोथर्मिक। अगर इस आयन को यहाँ सॉल्युबल होना है, तो सॉल्युबल होने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? लैटिस एनर्जी से। तो मतलब मेरा कहने मतलब ये है, लैटिस एनर्जी तो क्या है? लैटिस एनर्जी आप आराम से जान सकते हो डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म। क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, गैसेस कैटायन, गैसेस आयंस। या बोल सकते हो अगर ये NaCl वापस ब्रेक होता है अपने आयंस में, तो उस समय हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका एक फॉर्म और बोलते क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ये ब्रेक हो रहा है किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में। ब्रेक क्रिस्टल लैटिस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी रिवर्स प्रोसेस में तो क्या है? एंडोथर्मिक, और फॉरवर्ड प्रोसेस में क्या है? एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे अगर हम NaCl को पानी में डालेंगे, NaCl को पानी में डाला तो उस समय वो टूटा तो एनर्जी देनी पड़ी, तो वहां पे लैटिस एनर्जी क्या होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब इस Na प्लस ने वाटर के साथ
क्या बनाया, आयन डाइपोल बॉन्ड। ये आयन है और वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ईएन में चेंज है, तो एक पर नेगेटिव एक पर क्या आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या बोलेंगे डाइपोल, तो ये आयन डाइपोल बॉन्ड बनेगा। तो ये बॉन्ड बनेगा क्योंकि उस आयन को वाटर के अंदर सॉल्युबल करना है, तो घोलने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी को क्या बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्युबिलिटी के लिए ये कंडीशन रहती है, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक रफ डायग्राम है, NaCl सॉल्युबल इन वाटर, तो उस समय कौन सा बॉन्ड बनता है, आयन डाइपोल बॉन्ड। वांडरवाल में सबसे स्ट्रॉन्ग था ये। मेन यहाँ पे पॉइंट याद रखना कि लैटिस एनर्जी जो है वो रिलीज भी हो सकती है और रिवर्स प्रोसेस करोगे, रिवर्स प्रोसेस करोगे तो एब्जॉर्ब भी हो सकती है। दोनों डेफिनेशन है। रिलीज एनर्जी, क्रिस्टलैटिस फॉर्म NaCl जब बन रहा हो और जब क्रिस्टलैटिस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस टूट रहा हो, तो बॉन्ड जब टूटेगा तो हम एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देंगे तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी पॉजिटिव। ठीक है, और उसी आयोनिक अमोन को पानी में डाला तो उस समय एक एनर्जी रिलीज हुई, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसके लिए काम आएगी, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। अब लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, तो लैटिस एनर्जी हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी हाई है इसकी लो है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, ये तो सारा जो है ना ये सारा प्रोसेस जो है ये तुम प्रैक्टिकली देखेंगे। अब एग्जाम जो होगा आपका नीट का वो प्रैक्टिकल थोड़ी होगा, वो तो थ्योरेटिकल होगा। तो थ्योरेटिकली अगर आपको कैसे पता चलेगा कि किसकी लैटिस एनर्जी हाई है किसकी कम है, तो प्रैक्टिकली तो हम हमेशा नहीं निकाल सकते। एग्जाम में मान लो आ गया NaCl KCl RbCl सीरियम क्लोराइड विच वन हैविंग हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो वहां आप कैसे करोगे, वहां आप उनको सॉल्युबल तो करोगे नहीं, तो वहां आप क्या करोगे, वहां आपको करना पड़ेगा एक, इसको अपन बोलते हैं बॉर्न हैबर नहीं बताते इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कि अगर ऐसा देखा गया है कि लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज की, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अगर मान लो आपको अगर ये बोला जाए, एक बोल दिया क्या, एक आपको ये बोल दिया गया NaF, एक बोल दिया MgF2 और एक AlF3, अगर आप कंपैरिजन करते हो तो फिर तीनों धारणा आयोनिक कंपाउंड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंपैरिजन कर दो आयोनिक, आप कर दो किसी में PCl5 से कर दो कोवेलेंट से, तो कोवेलेंट वाले जो है कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है आयोनिक से, तो उसकी लैटिस एनर्जी भी कम होगी। से ये तीनों आयोनिक है, तो आयोनिक है तो आपके सामने है यहाँ पे चार्ज, यहाँ चार्ज Na+F-, ये अगर ब्रेक होगा तो क्या होगा Mg+2 2F-, AlF3 क्या होगा एल्यूमिनियम+3 3F-। तो सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ अपन गए, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ अपन गए, तो क्या इंक्रीज हुआ चार्ज, चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा लैटिस में। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, कैटायन और एनायन दोनों के चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अपन ये भी तो बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी तो क्या आता है कि Q1 Q2 अपॉन R², चार्ज का मल्टीप्लाई आता है, तो चार्ज का कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन के बीच तो क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स, और वो कौन सा फोर्स होगा आयोनिक बॉन्ड। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अट्रैक्शन हाई होगा, उतनी अट्रैक्शन हाई आएगी।
ओके, और भी देख सकते हो आप, जैसे मान लो कई बार ये बोल दिया आपको और भी कंपाउंड चार्ज के अकॉर्डिंग है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड Na2 बोल दिया मान लो आपको, इनमें आपको बोल दिया विच वन हैविंग हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, दोनों ही क्या है, ये भी एक कैटायन है और ये एक एनायन है, मेटल है नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल के बीच, मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन का कम, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीटली इसने डोनेट किया है, कंप्लीटली इसने एक्सेप्ट किया है, कंप्लीटली अगर डोनेट करता है तो कंप्लीट चार्ज आता है, नहीं तो पार्शियल लिखते हैं डेल्टा की तरह, तो कंप्लीटली डोनेट किया है मेटल, कंप्लीटली एक्सेप्ट किया है नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, यहां पे भी क्या है, ये कैटायन है और एक क्या है, एनायन है, तो आयोनिक बॉन्ड है। अब किसकी लैटिस एनर्जी आई, तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, पॉजिटिव पे चार्ज कितना +2, नेगेटिव पे -2, तो यहां बेटा कितना आ गया +2 मल्टीप्लाई -2, यहां चार्ज कितना +1, ये तो मोल है, +1 मल्टीप्लाई -2, यहां चार्ज कम है तो चार्ज इसका हाई होगा, उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। ओके, तो लैटिस एनर्जी ध्यान रखना, क्योंकि सीधी सी बात है, जितना चार्ज हाई होता है उतनी पॉलरिटी हाई होती है, और पॉलरिटी हाई होगी उतना अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन फोर्स कैटायन और एनायन के बीच वो अट्रैक्शन फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर। ओके, तो जितना वो चार्ज हाई होगा उतना वो हाई अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो पता कैसे चलेगा, उस दौरान जो रिलीज एनर्जी होगी वो बहुत हाई निकलती है, वो रिलीज एनर्जी कौन सी होगी, लैटिस एनर्जी। ओके, जब बॉन्ड बनता है, जैसे अब ये बॉन्ड तोड़ दूं तो एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनाता ही वो इसलिए ताकि वो स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी के लिए ही बॉन्ड बनता है, इसीलिए स्टेबिलिटी के लिए अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए अपन लोग भी बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड बन रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पे, चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी तो रिलीज एनर्जी हाई निकली, वो कौन सी, लैटिस एनर्जी। ओके, नेक्स्ट अपन बोलते हैं साइज पे, जैसे मान लो आपको ये बोल दिया जाए NaF, KF, RBF एंड CGMF, मान लो ये सारे कंपाउंड आयोनिक हैं। अब आयोनिक में आपको पूछ लिया जाए कि किनका अट्रैक्शन जो है वो हाई रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग भी अगर, या ऐसा बोलते हैं कि किसमें Na+ या Na+F- हो गया, जिसमें रिलीज एनर्जी हाई रहेगी, तो अगर साइज इंक्रीज होगा, तो साइज इंक्रीज होने के साथ, क्योंकि ये सारे आयोनिक है, एक तो ये हो कि मैं अगर सीजियम का कंपेयर कहीं और से करूं पी ब्लॉक से, तो बात अलग होती है, ये सारे आयोनिक है, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर मेटल का साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ने से वही बात, ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो रिलीज एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, तो लैटिस एनर्जी साइज के क्या इनवर्सली, तो कैटायन और एनायन का साइज के इनवर्सली, तो अगर ग्रुप में जा रहा है तो रेडियस अगर इंक्रीज हो रही है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, तो यहां सबसे ज्यादा NaF, फिर KF, फिर RBF, फिर CJF। हालांकि आयोनिक कैरेक्टर पूछे, आयोनिक कैरेक्टर, तो उसमें ये देखना पड़ता है किसका कैटायन सबसे बड़ा है और एनायन सबसे छोटा है, तो आयोनिक परसेंटेज बोले तो अलग क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ पे आपको लैटिस एनर्जी पूछ रहा है, तो लैटिस एनर्जी ध्यान रखना रेडियस के इनवर्स नहीं है, रेडियस के इनवर्स, अगर ये सारे आयोनिक है, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आयोनिक है सारे, एक ही ग्रुप के हैं, तो ग्रुप में जाएगा तो क्या बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ने के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होता है, क्योंकि क्योंकि कैटायन
और एनायन के बीच कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो डिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली। डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। तो अट्रैक्शन कम होगा तो उनसे जो बॉन्ड बनने पर जो रिलीज एनर्जी है वो भी क्या आएगी? कम आएगी। कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो चाहे आप फर्स्ट ग्रुप में देख लो, चाहे आप सेकंड ग्रुप में भी अगर आप देखते हो, मान लो आपको ये बोल दिया जाए एमजीओ, सीएओ, एसआरओ और बीएओ, इन सब में अगर आप चार्ज देखोगे तो चार्ज क्या होगा? Mg+2 O-2, कैल्शियम +2 O-2, स्ट्रोंशियम +2 O-2, बेरियम +2 O-2। तो चार्ज तो क्या आ रहा है? चार्ज तो क्या आ रहा है? कांस्टेंट। ग्रुप में जाने पर क्या इंक्रीज होगा? साइज इंक्रीज होगा। और साइज इंक्रीज अगर होगा, साइज अगर इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो इन सब में सबसे ज्यादा किसकी होगी? एमजीओ। ओके। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी अगर मान लो चार्ज और साइज दोनों ही चेंज हो तो फिर डोमिनेंट फैक्टर चार्ज होगा। एक अपन एग्जांपल ऐसा भी देख लेंगे। पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या है? अगर कोई भी गैसियस कैटायन गैसियस एनायन को अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट करता है तो वन मोल क्या बनाएगा? सॉलिड। तो वन मोल अगर वो सॉलिड बनाता है तो सॉलिड मोर स्ट्रांग होता है गैस से। स्ट्रांग होगा तो स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज होता है तो उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। वो जो रिलीज एनर्जी होती है उस रिलीज एनर्जी को ही अपन क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी एक कैसा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक। अगर कंपाउंड बन रहा है तो अगर कंपाउंड ब्रेक हो जाए गैसेस आयंस में तो वो क्या होगा? एंडोथर्मिक। अब ये है लैटिस एनर्जी किसकी हाई होगी किसकी कम होगी, ये अगर हमें देखना हो, थ्योरेटिकली देखना हो एग्जाम में, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकली तो हमें पूछा नहीं जाएगा। तो उस समय आपको याद रखना पड़ेगा इनके डिपेंडेंस पे। तो ये देखा गया है कि लैटिस एनर्जी जो है चार्ज के तो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और साइज के क्या होगा? इनवर्सली। इसको आप ऐसे भी याद रखते हो, मैंने भी पीछे बोला लैटिस एनर्जी वाली फिनोमेनन किस में आया? आयोनिक बॉन्ड में। आयोनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है? आयंस में, कैटायन और एनायन। तो कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है चार्ज के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कम होगा तो लैटिस एनर्जी भी कम हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अपन देखते हैं कि मान लो आपको ये बोल दिया जाए which one having lowest lattice energy। अगर इसमें आपको बोला जाए which one having lowest lattice energy।
तो क्या ध्यान रखना है इसमें क्वेश्चन में? पहली बात तो ये, इसमें अपन क्या देखते हैं, Al2O3 में एल्यूमिनियम +3 O-2, मेटल नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। मेटल नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड जिनमें होता है उनकी तो लेटेस्ट एनर्जी हाई ही होगी कोवलेंट वालों से। Na2O वालों में Na+O-2। यहां आप देखोगे कार्बन, ये क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? कम एज कंपेयर टू आयोनिक के। तो यहां आंसर कौन सा देगा? 4। अगर आपको इन तीनों में कंपेयर करना पड़ता तो ये भी आयोनिक है, ये भी आयोनिक है, ये भी आयोनिक है। तो आयोनिक है तो फिर आपको क्या देखना? चार्ज। चार्ज कहाँ आई है? एल्यूमिनियम +3, Mg+2 और Na+। क्योंकि ये तो तीनों क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? -2। जहां चार्ज हाई होगा वहां लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? हाई। तो मैक्सिमम पूछता तो आंसर क्या होता? Al2। मिनिमम बोला है तो क्या हो गया? CO। ओके। एक और देख लेते हैं। Which one having मैक्सिमम लैटिस एनर्जी? और मान लो अपने पास ऑप्शन हो सोडियम क्लोराइड, AlCl3, CCl4, PCl5। बताओ, सोचो आप, सोच के क्या आंसर आएगा? क्या देख सकते हैं इसमें? AlCl3, CCl4 एंड PCl5, ये तीनों ही क्या होते हैं? कोवेलेंट। ये मैं बताऊंगा आपको ये क्यों होता है। ये तो आपको पता लग गया होगा। नॉन मेटल तो नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट। फॉस्फोरस भी नॉन मेटल, पी ब्लॉक का है। क्लोरीन भी नॉन मेटल। एल्यूमिनियम वाले केस में अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे पोलराइजेशन। कई बार अगर मेटल पे चार्ज हाई हो या साइज स्मॉल हो तो उनमें पोलराइजेशन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। इसलिए AlCl3 जो होता है कोवेलेंट होता है। तो यहाँ पे आयोनिक सिर्फ कौन बचा? NaCl। तो आयोनिक का हाई रहेगा लैटिस एनर्जी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? NaC। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोवेलेंट साथ में डाल दें तो फिर उस अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। सारे अगर आयोनिक हो अगर, देन lattice energy directly proportional to charge and inversely depends on size। कई बार ऐसा आता है कि सर साइज भी चेंज और चार्ज भी। जैसे अगर मान लो इनमें ही है, अपन जो फर्स्ट एग्जांपल दिया NaF, MgF2, AlF3। अगर अपन पीरियड में जाते हैं, पीरियड में जाने पर क्या होता है? पीरियड में जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज। तो रेडियस क्या होती है? डिक्रीज।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो रेडियस डिक्रीज हो रही है, तो ये रेडियस का डिक्रीज होना भी लैटिस एनर्जी को क्या बढ़ा रहा है। सबसे हाई चार्ज इसका एल्यूमिनियम का, जेफ हाई। दूसरा ये भी बात है, चार्ज भी Na+, Mg+2, Al+3। चार्ज भी अगर बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो फिर क्या बढ़ेगा, लैटिस। तो तीनों कंपाउंड क्या आयोनिक हैं, तो AlF3, MgF2 एंड Na। तो कंपाउंड अगर आयोनिक हो तो आपको उस अकॉर्डिंग देखना है, और अगर कोवेलेंट बीच में डाल दिया तो आपको फिर ध्यान रखना है कोवेलेंट का कम, आयोनिक का हाई। और अगर दोनों चेंज हो रहा हो, चार्ज भी चेंज हो रहा हो और साइज भी, तो चार्ज डोमिनेंट फैक्टर होता है। ये हमें इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि हम हमेशा एग्जाम में जब भी अपने आएगा तो थ्योरेटिकली हमें बताना पड़ेगा। तो ये वैसे लैटिस एनर्जी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है कि अगर हम किसी कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड बनता है और वो अगर 1 मोल क्रिस्टल बना रहा है तो उस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होती है, प्रैक्टिकली बताएंगे कैसे। इसलिए ये जो इक्वेशन, बॉन्ड है पर इक्वेशन बोलते हैं, इन्होंने इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताया कि आप चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन मान लो और साइज के इनवर्सली मान, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन टॉपिक जो है वो यही होता है कि अगर क्या होगा, और इसी पर डिपेंड अपन देखेंगे कि चेंज आएगा सॉलिबिलिटी में, या अपन इसको बाद में भी ले सकते हैं। एक टॉपिक आता है अपन उसको भी ले सकते हैं अपन, हाइड्रेशन एनर्जी को, जिसमें आगे दे रखा है। तो क्योंकि लैटिस एनर्जी पढ़ रहे हो तो लैटिस एनर्जी हमें पता होना चाहिए क्या, कि लैटिस एनर्जी क्या था, वही गैसियस कैटायन, गैसियस कैटायन, गैसियस एनायन, 1 मोल आयोनिक सॉलिड, रिलीज एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। ओके, तो लैटिस एनर्जी यहां पे क्या हो, एक्सोथर्मिक। अब इसी कंपाउंड को अगर हमने NaCl को किसमें डाल दिया, वाटर में, H2O, 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 और NaCl का मान लो कौन आ गया, Na+। तो इस Na+ का हर तरफ से क्या बनेगा, अट्रैक्शन। ये आयन है और वाटर क्या हो गया, डाइपोल। तो आयन डाइपोल बॉन्ड बनने से यहां एक एनर्जी रिलीज होगी, वो कौन सी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड को अगर आप वाटर में डालोगे तो अगर वो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस से क्या होनी चाहिए, ज्यादा, तभी हम बोल पाएंगे। ये अगर हाई होती है तब वो सॉल्युबल होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या बोले, तो अपन ये बोलते हैं कि 1 मोल आयोनिक सॉलिड डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, आयंस, एक्वस आयंस, एक्वस आयंस। Na+ के चारों तरफ कौन हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो Na+ कैटायन है तो उस कैटायन का बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बनेगा। Cl- जो था, Cl- के चारों तरफ, Cl- है, माइनस के चारों तरफ क्या आ जाएंगे, कैटायन। तो वाटर में कैटायन कौन होता है, H+। तो बात वही है कि NaCl को वाटर में घोलने के लिए, सॉल्युबल करने के लिए अगर हम वाटर मिलाते हैं तो उस दौरान भी एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और अगर अगर वो सॉल्वेंट वाटर है इसलिए अपन हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। कोई और सॉल्वेंट होता है, अगर अपन किसी भी आयोनिक कंपाउंड को वाटर के अलावा किसी और में अगर डिजोल्व करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। जैसे यहाँ पे वर्ड क्या आया, हाइड्रेशन एनर्जी। कई बार आपको ऐसा बोला जाएगा, आयोनिक कंपाउंड डिजोल्व इन सॉल्वेंट, दैट टाइम रिलीज एनर्जी, तो उसको नाम होता है सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। वाटर आपको बताएं, वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये
केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वाटर का ऑलमोस्ट 81 होता है, कहीं बुक्स 80 बोलता है, कहीं 81। ये हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन ये पूछते हैं कि वो कैपेसिटी, किसी भी सॉल्वेंट की वो कैपेसिटी कि वो आयोनिक कंपाउंड को आयंस में तोड़ दे। जब आयंस में वो टूटेगा तभी तो वो वाटर के साथ बॉन्ड बना पाएगा। अगर ये टूटेगा ही नहीं तो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा तो सॉल्युबल नहीं होगा। तो कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट फॉर ब्रेकिंग आयोनिक कंपाउंड इन आयंस फॉर्म, तो उसको अपन बोल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो वाटर का हाई होता है। वाटर से हाई भी H2O2 का होता है वैसे 92 ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसकी एक नेचर होती है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, H2O2 की, H2SO4 की। तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण इनका यूज कम किया जाता है। तो ज्यादा सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है? वाटर का। इसीलिए वाटर को अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर को जब तुम सॉल्वेंट लोगे तो आयोनिक कंपाउंड उसमें घुलेगा, घुलेगा तो घोलने के लिए वाटर ने उसके साथ बॉन्ड बनाया, उस समय जो एनर्जी निकली उसको क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ध्यान रखना, हाइड्रेशन एनर्जी भी बेटा ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चार्ज की, और ये भी रेडियस के क्या होती है? इनवर्सली। हाइड्रेशन एनर्जी भी आप अगर किसी भी कंपाउंड के लिए सॉल्युबिलिटी देखोगे तो सॉल्युबिलिटी में आपको देखना पड़ेगा इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या लैटिस से हाई है क्या। तो हाइड्रेशन एनर्जी का भी डिपेंडेंस चार्ज पे यही होता है और रेडियस के इनवर्सली होता है। तो दिक्कत ये आती है, दिक्कत क्या आती है? अब देखो दिक्कत ये आती है, मान लो आपको ये बोल LIF, NAF, KF, RBF और CGMF, क्योंकि इतना आपको देखो पता है कि अगर किसी को सॉल्युबल करना है, मान लो जो भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में अगर अपन NaCl को घोलेंगे तो NaCl जब टूटेगा तो एक एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, वो कौन सी? लैटिस एनर्जी। अगर वो ही ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी अगर उसकी हाई होगी तो वो टूटेगा नहीं तो वो आयंस वाटर से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो लैटिस एनर्जी जो है वो उसकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। जबकि दोनों जो एनर्जी है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों ही चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इनवर्सली है। तो दिक्कत ये आता है जैसा अभी ये फ्लोराइड्स है कि हम इसमें सर लैटिस एनर्जी देखें कि हाइड्रेशन एनर्जी देखें, क्योंकि अगर आपने लैटिस एनर्जी देखा तो देखो आंसर क्या आएगा। अगर आप लैटिस एनर्जी देखते हो, लैटिस एनर्जी में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? कॉमन आयन। इन सब में कॉमन आयन कौन है? F-, ये कॉमन है। लिथियम प्लस टू सीजियम प्लस, लिथियम प्लस टू सीजियम प्लस। तो लिथियम से सीजियम पीरियोडिक टेबल में कहा था? ग्रुप में आते हैं। लिथियम टू सीजियम प्लस ग्रुप में आएंगे तो रेडियस क्या होगी? इंक्रीज। और रेडियस इंक्रीज होगी तो आपको पता है अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी अगर इसकी, तो ये जल्दी से आयंस में टूटेगा। आयंस में टूटेगा तो ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसका वाटर के साथ बॉन्ड बनाने से जो रिलीज एनर्जी है हाइड्रेशन एनर्जी, वो क्या है? ज्यादा है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या आ जाएगी? हाई आ जाएगी। और हाइड्रेशन एनर्जी अगर हाई आती है वो क्या होगा? सॉल्युबल होगा। मतलब लिथियम टू सीजियम जाने पर ग्रुप में जाएंगे, साइज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। प्रैक्टिकली यही मिलता है, ऑर्डर भी यही मिलता है। लेकिन अगर तुमने इसको देख लिया किसके अकॉर्डिंग? हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी साइज की क्या है? इनवर्सली है, इनवर्सली। तो अगर लिथियम से अगर अपन सीजियम गए तो लिथियम से सीजियम किधर जाएंगे अपन? ग्रुप में।
तो ग्रुप में जाएंगे तो साइज बढ़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगी, कम, और हाइड्रोजन कम होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग आना चाहिए। तो अगर तुमने हाइड्रोजन एनर्जी देखा तो डिक्रीजिंग आना चाहिए, और लैटिस देखा तो क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आना चाहिए। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा एक ध्यान रखना है अपने को, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं लैटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी दोनों ही प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। अपन थ्योरेटिकली बता रहे हैं, तो थ्योरेटिकल बताएंगे तो अपना दिक्कत ये आएगा चार्ज और साइज के अकॉर्डिंग कि सर मैं लैटिस देखूं कि हाइड्रोजन देखूं। तो इसमें एक तरीका ध्यान रखना है आपको, इफ कॉमन आयन, अगर कॉमन आयन जो है, अगर कॉमन आयन जो है इफ कॉमन आयन क्या हो, H माइनस हो, कॉमन आयन ऑक्साइड हो, कॉमन आयन फ्लोराइड हो, कॉमन आयन नाइट्राइड हो, कॉमन आयन लिथियम प्लस हो, कॉमन आयन सोडियम प्लस भी हो, कॉमन आयन का साइज स्मॉल हो, कॉमन आयन, इफ कॉमन आयन स्मॉल हो या मोनो एटॉमिक हो, मोनो एटॉमिक, देन डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर एज्यूम करना आपको लैटिस एनर्जी, क्या लिखना आपको, लैटिस एनर्जी। अगर आपको किसी भी कंपाउंड के मेनली आयोनिक बॉन्ड कौन, एस ब्लॉक वाले, तो एस ब्लॉक में फर्स्ट है कि हाइड्राइड देख लो, अगर आप ऑक्साइड देख लो, फ्लोराइड देख लो, या नाइट्राइड देख लो, या लिथियम का कंपाउंड देख लो, या सोडियम की, तो उस समय आपको क्या देखना है, उस समय आपको लैटिस एनर्जी देखना है। और लैटिस एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। ये आपको पॉइंट रहना है, पॉइंट लिख सकते हो आप भी। एक तो ये कि दोनों चार्ज के प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली, इफ कॉमन आयन अगर हाइड्राइड हो, ऑक्साइड हो, फ्लोराइड हो, नाइट्राइड हो, इसके अलावा लिथियम प्लस हो, Na प्लस हो, तो आपको डोमिनेंट फैक्टर किसको माना है, लैटिस एनर्जी। जैसे देखो आप कैसे बात कर रहा हूं मैं, जैसे मान लो आपको ये बोल देता है LiH NaH KH RbH CgMH, ये फर्स्ट है कि क्या हो गया, हाइड्राइड, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो गया BeH2 MgH2 CH2 बेरियम H2 मान लो, ओके। इसके अलावा Li2O सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, उसमें हाँ ये भी लेना, LiOH NaOH KOH RbOH CgMOH। फ्लोराइड भी ले सकते हो, फ्लोराइड LiF NaF KF RbF एंड CgMF। तो ये सारे क्या हो गए, हाइड्राइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड। ये कॉमन आयन जो है, ये कॉमन आयन जो है
कॉमन आयन क्या हो, H माइनस O माइनस 2 F माइनस OH माइनस, ओके, या नाइट्राइड हो, लैटिस एनर्जी देखें, लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी देखोगे, अब आपके सामने है, लिथियम से अगर अपन सीजियम जा रहे हैं तो लिथियम टू सीजियम, लिथियम टू सीजियम, यहां कॉमन कौन है, H माइनस, तो लिथियम प्लस टू सीजियम प्लस, ग्रुप में जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज, और हाइड्रेशन इंक्रीज होगा अगर, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू हाई रहेगी लैटिस से, साइड के साथ दोनों ही कम होती है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू थोड़ी हाई रहती है लैटिस से, अगर ये आयन होंगे, यहां पे भी ऐसा ही है, हाइड्राइड है तो आपको देखना है लैटिस एनर्जी, बेरिलियम से बेरियम, बेरिलियम से बेरियम ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में रेडियस इंक्रीज होता है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, इनमें भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनमें भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इनमें भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, फ्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, हाइड्राइड हो गया, तो ये कब देखना है, जब कॉमन आयन कौन हो, H माइनस, ऑक्साइड हो, फ्लोराइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, नाइट्राइड हो, इनके केस में आपको देखना क्या है, लैटिस एनर्जी देखना है, अदरवाइज अगर आपने हाइड्रेशन एनर्जी देखा तो फिर आपका ऑर्डर गलत आएगा, जो प्रैक्टिकल जो मिलता है उसको मैच नहीं करेगा, तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो आता है उसको अगर मैच करे तभी अपन सही मानते हैं, क्योंकि क्योंकि एग्जाम में आप लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी प्रैक्टिकली नहीं निकाल पाओगे, वहां थ्योरेटिकली पूछा जाएगा, और ये दोनों वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, तो अगर आपको थ्योरेटिकली बताना है तो आपको एक तरीका बनाना पड़ेगा कि लैटिस एनर्जी में वो कब देखनी है, जब कॉमन आयन क्या हो, स्मॉल हो, क्या हो, हाइड्राइड हो, ऑक्साइड हो, नाइट्राइड हो, फ्लोराइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, ओके, देख सकते हो आराम से, नोट कर सकते ओके, यहाँ पे एक बात, ये बात ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी जो होता है, वैसे मैंने इतनी बार बोल दिया, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हाइड्रेशन एनर्जी के, इनवर्सली होता है लैटिस एनर्जी, लेकिन लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज के इनवर्सली है, बट अपने को ये ध्यान रखना है कब किसको देखना है, लैटिस एनर्जी तब देखना है जब जो कॉमन आयन हो वो या तो आपको लग जाए स्मॉल है, स्मॉल मतलब जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऑक्साइड, नाइट्राइड, हाइड्राइड, और ये कार्बाइड, फ्लोराइड, ये आपको दिख जाए, और अगर कॉमन आयन आपको, इफ कॉमन आयन, इफ कॉमन आयन पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक या लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, पॉली एटॉमिक हो या लार्ज इन साइज हो, देन देन फॉर सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी, फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, अगर आयोनिक कंपाउंड
आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी आपको देखनी है, तो आप देखें, क्या देखें, हाइड्रेशन एनर्जी देखें। अब दिमाग में सर पॉली एटॉमिक का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल आप मैं बोल सकता हूं, अगर आपको एग्जाम में ये बोल दें कार्बोनेट, सारे आपको कार्बोनेट दे दिए, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, जो भी कार्बोनेट दे दिए आपको बोल दें बाई कार्बोनेट बोल दें, सल्फेट बोल दे, आपको नाइट्रेट बोल दिया जाए, सीजियम प्लस, सभी में कॉमन जो सीजियम हो जाए, तो सीजियम पीरियोडिक टेबल में कहा था नीचे आता है, तो नीचे आएगा उसका तो एटॉमिक साइज क्या बड़ा होगा, तो सीजियम प्लस कॉमन आ जाए, आयोडाइड कॉमन आ जाए, बेरियम प्लस टू कॉमन आ जाए, मान लो, अभी मैं एग्जांपल दे दूंगा, ये अगर आपको कॉमन दिखे तो फिर आपको क्या देखना है, हाइड्रेशन एनर्जी, नोट कर लो, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, इनवर्स लैटिस एनर्जी, दोनों ही एनर्जी चार्ज के प्रोपोर्शन होता है, साइज के इनवर्सली होता है, बट कॉमन आयन अगर स्मॉल है या मोनोएटॉमिक है, तो आपको क्या देखना है, लैटिस एनर्जी। ये कॉमन आयन कौन हो, हाइड्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, नाइट्राइड, लिथियम प्लस, ये आपको दिखे, इसका एग्जांपल भी बताऊंगा आपको लिथियम वाले का, ये आपको दिखे तो आपको क्या देखना है, लैटिस एनर्जी। और अगर आपको कॉमन आयन कौन दिखे, पॉली एटॉमिक, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ये बेरियम प्लस टू, सीजियम प्लस, तो आपको क्या देखना है फिर, हाइड्रेशन। जैसे इसका एग्जांपल अपन देखते हैं, मान लो एग्जाम में ये दे रखा हो बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, ये नीट में आ भी रखा है बहुत पहले, तो इन सब में कॉमन कौन है, कॉमन आयन, कौन है, सल्फेट। सल्फेट क्या हुआ, पॉली एटॉमिक, तो पॉली एटॉमिक आपको दिखते ही आपको क्या देखना है, हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस क्या होता है, इनवर्सली, तो चार्ज आप अगर देखोगे, बेरिलियम प्लस टू, SO4 माइनस टू, Mg प्लस टू, SO4 माइनस टू, कैल्शियम प्लस टू, SO4 माइनस टू, स्ट्रॉन्शियम प्लस टू, SO4 माइनस टू, बेरियम प्लस टू, SO4 माइनस टू, तो चार्ज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन आपको ये तो पता ही है, अगर बेरिलियम टू बेरियम जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। इट मीन्स सबसे ज्यादा बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। अगर कॉमन आयन जो है आपका क्या है, पॉलीएटॉमिक है, तो आपको हाइड्रेशन एनर्जी देखना है, हाइड्रेशन देखोगे तो अगर चार्ज चेंज हो रहा है तो चार्ज के अकॉर्डिंग देखो, चार्ज अगर सिमिलर मिल रहा है तो फिर साइज के अकॉर्डिंग देखो। हाइड्रेशन एनर्जी ध्यान इतना रखना है, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब इतना ही है
किसी भी कंपाउंड को, आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डाल दो, वाटर में डालोगे, वाटर में वो घुलने के लिए वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, उस दौरान जो भी एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। वो चार्ज प्रैक्टिकल वैल्यू देख रखी है, चार्ज बढ़ने के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है और साइज के साथ डिक्रीज होती है। होती लैटिस की भी वही है, लेकिन बस अपने को यही तो दिक्कत है कि सर दोनों की इंक्रीज हो रही है चार्ज के साथ, दोनों के साइज के साथ डिक्रीज होती है, बट कौन ज्यादा डिक्रीज होगा, कौन कम डिक्रीज होगा, ये हमें उसके लिए ही हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सपना नहीं आएगा वहां पे। तो हमें उसके लिए ध्यान रखना है कि अगर कॉमन आयन स्मॉल हो, मोनोएटॉमिक हो, तो हमें देखना है लैटिस एनर्जी। कॉमन आयन क्या हो, पॉलीएटॉमिक हो या लार्ज हो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, क्या, which one which one having highest solubility in water? Cesium fluoride, cesium chloride, cesium bromide, cesium iodide। सीजियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में किसकी सॉलिबिलिटी मैक्सिमम होगी? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना, देखो कॉमन, आप तो ये देखो कॉमन यहाँ पे क्या है, चेंज क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, लेकिन कॉमन सीजियम प्लस एफ माइनस, सीजियम प्लस सीएल माइनस, सीजियम प्लस बी आर माइनस, सीजियम प्लस आई माइनस। तो सीजियम प्लस जो है यहाँ पे, ये ये क्या हुआ, कॉमन आयन। तो सीजियम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड नीचे आता है, तो साइज क्या होगा, हाई होगा। कॉमन आयन रेडियस क्या है, लार्ज है, लार्ज होगा तो क्या देखोगे, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के क्या होती है, चार्ज के प्रोपोर्शनल और रेडियस के इनवर्सली। तो चार्ज तो इन सब में क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चार से में। लेकिन फ्लोरीन से आयोडीन जाओगे, फ्लोरीन से आयोडीन जाओगे तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो हाइड्रेशन क्या होगी, कम, और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम। हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी हो जाएगी, सीरियम फ्लोराइड। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो भी आपको कंपाउंड दे रखा हो उसमें आपको कॉमन आयन देखना आना चाहिए। कॉमन आयन जो है वो कॉमन आयन साइज में अगर बड़ा हो या पॉलीएटॉमिक हो तो अपन को देना है हाइड्रेशन एनर्जी, और अगर स्मॉल हो, स्मॉल में मैं इतनी बार बोल चुका हूं, कॉमन आयन अगर फ्लोराइड मिले, कॉमन आयन अगर अपन को हाइड्रोक्साइड ओ एच माइनस मिले, एच माइनस मिले, ऑक्साइड मिले, नाइट्राइड मिले, ये अगर आपको मिले तो फिर आपको क्या देखना है, लैटिस एनर्जी। बस ध्यान रखना है हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस से ज्यादा होना चाहिए फॉर सॉलिबिलिटी। हाइड्रेशन एनर्जी का एक नाम और बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, क्योंकि अगर सॉल्वेंट चेंज करे तो ज्यादा यहाँ पे हाइड्रेशन वर्ड इसीलिए होता है क्योंकि वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है, क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाटर से भी ज्यादा और कंपाउंड का भी होता है, लेकिन उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, उस सामने वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, इसलिए उनका यूज नहीं किया था, जैसे कि H2O2 H2SO4। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉलिबिलिटी में एक दो एक्सेप्शन भी रहते हैं, एक्सेप्शन भी कौन से, एक्सेप्शन बताता हूं मैं। एक्सेप्शन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
देखो अगर फर्स्ट ए कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो आपको साफ दिख रहा है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है एटम्स, कार्बोनेट में कितने हैं 4 हैं, बाइकार्बोनेट कितने हैं 5 है। मतलब एटम अगर 2 से अगर ज्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में पॉलीएटॉमिक में आपको क्या देखना है हाइड्रेशन एनर्जी देखना है। तो अगर आपको ये बोल देता है Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 Rb2CO3 Cesium2CO3, आपको ये बोल देता है कॉमन आयन कौन है कार्बोनेट कॉमन। तो कॉमन कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या है पॉलीएटॉमिक, क्या देखोगे हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन रेडियस की क्या होती है इनवर्स, लिथियम, लिथियम टू सीजियम, लिथियम टू लिथियम टू सीजियम प्लस। रेडियस इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा डिक्रीज होगा। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या आनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या आनी चाहिए डिक्रीजिंग आनी चाहिए। तो आनी तो क्या चाहिए डिक्रीजिंग, ये आना चाहिए, बट ये रॉन्ग होता है। इनमें जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो करेक्ट मिला है वो मिलता है Li2CO3 से ज्यादा Na2CO3 का मिला था, K2CO3 देन Rb2CO3 सबसे ज्यादा Cesium2CO3। ये फर्स्ट है कि कार्बोनेट भी मिलता है और फर्स्ट है कि बाई कार्बोनेट का भी मिलता है, उनका भी बस कार्बोनेट की जगह कौन आ जाएगा बाई कार्बोनेट HCO3 माइनस। तो ये एक्सेप्शन मिलता है, नोट कर लो ये बात। ओके, तो ये आपके पास रहता है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर किसका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट फर्स्ट है के। तो डिक्रीजिंग मिलना चाहिए था लेकिन क्या होता है इंक्रीजिंग। इसका रीजन मेन होता है पैकिंग एफिशिएंसी होता है। पैकिंग एफिशिएंसी के कारण ग्रुप में जाने पर लैटिस एनर्जी जो होती है, लैटिस एनर्जी वो डिक्रीज होती है और लैटिस में डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी इंक्रीज। तो ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। एक और ऑर्डर आता है LiF, LiCl, LiBr और Li लिथियम आयोडाइड। ये आगे आप जब पोलराइजेशन पढ़ोगे ना तो आपको ये आएगा कि भाई लिथियम के जो है लिथियम का सिर्फ ये आयोनिक होता है, ये आयोनिक, ये सारे क्या होते हैं कोवलेंट होते हैं। कोवलेंट की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है, कोवलेंट की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। बट यहां देखने को ये मिला था लिथियम वाले केस में, यहां देखने को ये मिला था कि अभी जैसे मैंने बोला उस अकॉर्डिंग आपको करोगे, अगर जैसे लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस आप स्मॉल मानोगे अगर, तो स्मॉल में आपको क्या देखना है लैटिस एनर्जी, अगर वो आपके मान के करोगे तो उस अकॉर्डिंग आपके सही आएगा कि जैसे एनाइन है, फ्लोरीन से आयोडीन, फ्लोराइड से आयोडाइड, फ्लोराइड से आयोडाइड जाने पर फ्लोराइड से आयोडाइड रेडियस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा कम, तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगा।
और हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज, जबकि होनी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है। कोवलेंट की वाटर में सॉल्युबिलिटी जनरली कम होती है, बट यहाँ हाई मिलती है। तो ये एक थोड़ा सा ना लिथियम वाला कंपाउंड जो है, आयोडाइड का सबसे हाई, ब्रोमाइड क्लोराइड सबसे कम, LiF, क्योंकि LiF आयोनिक होता है, उसका हाई होना चाहिए था, हाई इसका मिलता है। ओके, तो और भी अपन कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। ये अपने आयोनिक कंपाउंड का बेस्ट प्रॉपर्टी थी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी किसमें? वाटर में, क्योंकि वाटर को सॉल्वेंट लेते हैं। वाटर को सॉल्वेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई मिलता है। और वाटर में अगर किसी को डालोगे तो वाटर के साथ जो बॉन्ड बनेगा उस समय एक एनर्जी रिलीज होगी, क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू किससे हाई होनी चाहिए? लैटिस से। लैटिस और हाइड्रेशन दोनों चार्ज के प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली। लेकिन लेकिन हमें हमें थ्योरेटिकली सही बताने के लिए हमें जानना है लैटिस एनर्जी को हम तब देखना है जब कॉमन आयन कौन हो? स्मॉल हो या मोनोएटॉमिक हो। अगर कॉमन आयन लार्ज हो या पॉलीएटॉमिक हो तो हम क्या देख सकते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में अपन पोलराइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आयोनिक में कैसे कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होते हैं। तो जुड़े रहिए। आज का जो अपना टॉपिक था सॉलिबिलिटी, उसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जहां पे भी आपको दिक्कत हो आप बताइए, और हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़िए। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू बेटा।